जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जीएस पेपर 1 में आता है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल यूपीएससी की परीक्षा हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी सरकारी रोज़गार के लिए एग्ज़ाम हो, उसमें हमेशा से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे और इसमें आपको सब कुछ डिटेल से पढ़ाया जाएगा और बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको ये याद रहे कि आप सब क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और लेखक कौन से थे, कि हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर थी। पुरातात्विक विभाग क्या था, किसने इसकी खोज की, इस सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पहले इस परिचय देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। तो भारत का इतिहास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। हमारे भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। अभी आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। दक्षिण एशिया, हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, तो दक्षिण एशिया के पश्चिम ये हमारा भारत हो गया। ये रफली चित्र एक बना दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है? हमारे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान पड़ते हैं। तो जो कहाँ वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हमारी सभ्यता की क्या हुई थी? 2500 ईस्वी पूर्व ये सभ्यता की शुरुआत हुई थी। फिर देखते हैं इस मैप में, ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत का सीमा है, ये देख पा रहे हैं आप, ये राजस्थान की है। और ये पूरा क्या है? पाकिस्तान, जिसमें कहाँ पर ये झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज, ये नदी आप जानते ही होंगे। तो ये सभी नदियाँ जो है वो सिंध नदी में आके मिलती थी और ये सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। और इसी सिंधु नदी के समीप, इसी सिंधु नदी के निकट हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। यहीं पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। ये देखिए, ये है अरब सागर और यहीं पर सिंधु घाटी का मुहाना है। सिंधु घाटी जो है यहीं पर आके गिरती है, अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है हमारे तिब्बत की जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है और भारत के जो उत्तर में लद्दाख, हिमालय है, वहाँ से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो हमारे 6 नदियाँ हैं, सिंधु, ब्यास, रावी, ब्यास और सतलज, ऐसे 6 नदियाँ हैं। उन 3 नदियों को 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें 3 नदियाँ जो थी वो पाकिस्तान को दी गई थी और 3 नदियाँ भारत को दी गई थी। वो 3 नदियों के नाम क्या क्या हैं? वो 3 नदियाँ ये थी, सिंधु, झेलम और चिनाब। ये तीनों नदियाँ जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया 1960 के जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके तहत। रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियाँ जो थी, ब्यास इसमें नहीं दिया है लेकिन एक ब्यास नदी है, ब्यास नदी, ये 3 नदियाँ भारत को दी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह मिस्र के, मेसोपोटामिया के और भारत चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो जानते हैं, वो इन तीनों सभ्यताओं से, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं से उन्नत थी, सबसे सुसंपन्न थी। इस समय
हमारे यहाँ व्यापार भी होता था, खेती भी होती थी और कई ऐसी चीज़ें होती थी जो इन तीनों सभ्यताओं से, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं से सुसंपन्न थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व किन्हें कहा जाता है, तो जो इतिहास के साक्ष्यों द्वारा पता लगाते हैं और इतिहास से संबंधित जानकारियाँ देते हैं, उन्हें पुरातात्विक कहा जाता है और उनके विभाग को पुरातात्विक विभाग कहा जाता है। तो 1920 में क्या हुआ था कि ये पुरातात्विक विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन यानी कि खोदने से प्राप्त अवशेष से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जब उत्खनन हो रहा था तो उसके साथ साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन क्या मिले थे, शहर मिले थे, नगर, उनको भी खोजा गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल मार्शल ने, जो जनरल मार्शल कौन थे, उसमें तत्कालीन डायरेक्टर थे जनरल मार्शल ने क्या किया था, 1924 में सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अगर ऐसा प्रश्न आए कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खोज हो रही थी, उत्खनन हो रहा था, तो उस समय उसके तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे, यानी संचालक कौन थे, तो वो थे जनरल जॉन मार्शल। इन्होंने 1924 में ये घोषणा की कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता यहाँ पर चला है। अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के चरण कि किन किन चरण में सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या विकास हुए, इस बारे में पढ़ेंगे। पूरे डिटेल से आपको इस वीडियो में सब कुछ ज्ञान बातें मिलेगी। तो पहली प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो थी वो 3300 ईस्वी पूर्व यानी 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। दूसरी जो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता थी वो 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक थी। तीसरी उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो थी वो 1900 ईस्वी पूर्व से लेके 1300 ईस्वी पूर्व थी। अब इन तीनों चरण में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ था ये देखते हैं। तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण कितना चला था, 3300 से ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व तक था हमारा प्रथम हड़प्पाई चरण। ये क्या था, हाकरा चरण से संबंधित था, जिसे घग्गर हाकरा नदी के चिन्हित किया गया। ये हाकरा और घग्गर क्या है, घाघरा नदी का पुराना नाम है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। घाघरा नदी का पुराना नाम क्या था, घग्गर, और इसी के समीप क्या हुआ था, हड़प्पाई चरण जो था संपन्न हुआ था, उसमें हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3300 ईस्वी पूर्व से के समय पर मिलता है। जो हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण कब मिला था, 3000 ईस्वी पूर्व। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये और भी विकसित होती जा रही थी, और भी नगरीकरण, शहरीकरण होते जा रहे थे, ठीक है। व्यापार क्षेत्र में विकसित हो चुका था। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो क्या हुआ था, व्यापार में विकसित हो चुका था। जब खेती होने लगी तो अधिक अनाज उत्पन्न होने लगे, तो कुछ ने सोचा कि अधिक अनाज को उसमें संरक्षण के लिए ज़्यादा उपाय उपलब्ध नहीं थे। जब वो संरक्षण करते थे तो क्या लग जाते थे, उनमें कीड़े लग जाते थे। तो जिससे वे क्या करते थे कि जल मार्गों द्वारा दूसरे देशों में जा कर के अपने अनाज को बेच देते थे या व्यापार करते थे, ठीक है। तो व्यापार क्षेत्र क्या हुआ था हमारा, उस समय विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। जाहिर सी बात है, जब व्यापार होता था तो खेती भी होती होगी, क्योंकि खेती अनाज का ही तो व्यापार होगा। व्यापार और भी चीज़ों का होता होगा, जैसे बर्तन हो गए या फिर अन्य कोई ज़रूरी सामान जो है उनका व्यापार होता होगा। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। ऐसा साक्ष्य हमें मिला है कि ये जो फसल आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी खेती उस समय होती थी। इस मैप को क्या आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये है हमारा भारत का मैप और बगल में पाकिस्तान। ये क्या है हमारा
भारत और ये क्या है, पाकिस्तान पूरा, और ये हमारा भारत है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर थी, रावी नदी के समीप और सतलुज नदी के बीच में। रावी और सतलज के दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र उसको क्या कहता है, दोआब। तो रावी नदी और सतलज नदी के बीच में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था, और यहाँ पर चिन्होदड़ो का विकास हुआ था, सातकोह का विकास और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा कहाँ पर, भारत में। बनवाली कहाँ पर, भारत में। रोपड़ कहाँ पर, भारत में। आलमगीरपुर कहाँ पर, भारत में। इन सब सभ्यताओं का विकास भारत में हुआ था। और लोथल जो सभ्यता है वो भारत के गुजरात में विकसित हुई थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का कार्यकाल क्या था, तो सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ था, तो 1800 मतलब होने का क्रम था कि होने लगा था, 1800 ईस्वी पूर्व से होने लगा था, लेकिन 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के कई शहर जो थे वो समाप्त हो चुके थे। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो 1800 ईस्वी पूर्व से होने लगा, लेकिन क्या हुआ 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से समाप्त हुआ होगा। हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो कोई आपदा आई होगी, या हो सकता है कि किसी ने आक्रमण कर दिया हो, या हो सकता है कि बाढ़ आ गया हो। अब किसी ने देखा तो नहीं है, केवल साक्ष्य के आधार पर कहा जा रहा है, तो हम केवल अनुमान लगा ही सकते हैं बस। अगला, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो संस्कृति थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इसकी जो संस्कृतियां हैं, ये संस्कृतियां इसके आगे जब नगर बढ़ते गए, आगे जब शहरीकरण होता गया, आगे जब अन्य शहर बसने लगे, तो उनकी संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। जैसे कि उस समय क्या होता था कि लोगों के घर जो थे, या तो आपको इतना तो पता होगा कि उस समय लोग के घर क्या थे, पक्के हुआ करते थे और नालियाँ हुआ करती थी। नालियाँ आपको जान के हैरानी होगी कि नालियाँ उस समय 3 फुट गहरी थी, जिससे कि पानी रुकता नहीं था। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि उस समय 2 नालियाँ होती थी। एक नालिया से क्या होता था कि खराब जल जो होता था मलमूत्र वाला, वो एक नाली से बाहर निकल जाता था और सिंधु नदी में मिल जाता था, और क्या होता था अरब सागर में जाके गिर जाता था, यानी कि या फिर खेतों में भी इसका इस्तेमाल कर देते थे ये लोग खाद के रूप में। जो मल वाला जल था, खराब जल था, उसका उपयोग ये खेतों में भी करते थे। लेकिन दूसरी नाली जो थी, एक नाली तो ये खराब जल निकालने के लिए थी, और दूसरी नाली जो थी वो साफ स्वच्छ पानी पीने के लिए आती थी। इस नाली में क्या होता था, स्वच्छ पानी आता था, साफ सुथरा पानी, पीने योग्य पानी आता था, इस्तेमाल करने योग्य पानी आता था। अब चलिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, निम्न में से कौन सा होगा, यह बताइए। ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक, या बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, या सी 3500 ईस्वी पूर्व से लेके 2800 ईस्वी पूर्व तक, या डी निश्चित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल
कब से है? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशियाई सिद्धांत, इस बारे में देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से हुई, विशेष रूप से ईरान से। यदि आपने एशिया का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप देखा होगा तो आपको पता है कि ईरान कहाँ पड़ता है? एशिया में कहाँ पड़ता होगा ईरान? तो एशिया में ईरान जो है वो पश्चिम में पड़ता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इस सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो ईरान से आई थी। यह कई ग्राम संस्कृतियों को जन्म देने के बाद बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से सिंधु के मैदान में आया। जो ईरानी सभ्यता थी, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि ईरानी जो सभ्यता थी वो कई ग्राम संस्कृतियों को जन्म देने के बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से होते हुए सिंधु के मैदान में आया था। ठीक है। कुछ हड़प्पा मिट्टी के बर्तन की आकृति और वस्तुओं और किल्ली गुल, मोहम्मद कुली, अमरी, नाल, क्वेटा और जोब के बीच उपमाओं का पता लगाया गया है। यह संभव है कि हड़प्पा वासी इन संस्कृतियों के कुछ विचारों से प्रेरित थे। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये एक ऐसा बर्तन है, ये जो है एक ऐसा बर्तन है जो विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था, या कोई समारोह होता था या कोई पर्व पड़ता था तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता था। अनुष्ठानों या समारोह में प्रयुक्त होने वाला पात्र, वो भी कितने वर्ष पुराना है? 2600 ईस्वी पूर्व से 2450 ईस्वी पूर्व पुराना है ये। पीपल का पत्ता, बिलो पत्ता, ओवरलैपिंग तराजू, पैटर्न के हेड चेट त्रिकोण, पैनल में मृग मतलब क्या होता है? हिरन, डियर, आइबक्स और उमरी नाल, पॉलीक्रोम में ऐसे तत्वों की उपस्थिति आमरी नाल और हड़प्पा शैलियों के बीच घनिष्ठ संबंध का सुझाव देती है। देखिए ये जो वस्तुएं हैं, पीपल का पत्ता, ये सब, ये क्या सुझाव देती हैं? एक जैसे मिलते हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली थी वस्तुएं, और ये वस्तुएं दोनों समान दिखाई देती हैं, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं क्या थी? समान थी। हड़प्पा समकालीन सुमेर के शहरों के विचारधारा पर विश्वास रखते थे। हड़प्पा समकालीन जो सुमेर के शहर वाले थे, जो वहाँ के निवासी, वहाँ के लोग, वो धारा पर विचार रखते थे। बेहतर योजना बनाने के साथ साथ अपने स्वयं के शहरों की स्थापना दक्षिण बलूचिस्तान में कुली औरतें और मूर्तियों के पहले की समय की लगती है, और हड़प्पावासी उनसे सीख लेते थे। हड़प्पावासी क्या करते थे? वो मूर्ति बनाते थे या कोई अन्य बर्तन बनाते थे या कोई भी काम करते थे, जो हड़प्पावासी क्या करते थे? सीखते थे उनसे और अपने यहाँ पर नकल करके उन वस्तुओं को बनाते थे। हड़प्पा की आबादी 4 प्रकार की थी, यानी कि वहाँ पर 4 प्रकार के लोग रहते थे, मतलब जनजाति कह सकते हैं या फिर समुदाय कह सकते हैं। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, एक भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और मोहनजोदड़ो की अल्पाइन। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोलियन और चौथा मोहनजोदड़ो की जो अल्पाइन। ये 4 समुदाय के लोग जो हड़प्पा की आबादी में थे। जे मार्शल मोहनजोदड़ो की आबादी को महानगरीय मानते हैं। इस प्रकार जनसंख्या सजातीय नहीं थी बल्कि विषम थी। यह साबित करता है कि हड़प्पा के लोग स्थानीय लोग नहीं थे बल्कि उपनिवेशवादी थे। उपनिवेशवादी क्या क्या अर्थ होता है? उपनिवेशवादी एक तरह से कह सकते हैं गुलाम है। इतिहासकारों का मानना भी है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो स्थानीय लोग नहीं थे, वहाँ के वो लोकल लोग नहीं थे बल्कि वे गुलाम थे, उपनिवेशवादी थे।
ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी का उपनिवेश सुमेरवासियों ने बनाया था। यानी कि क्या किया था, सुमेरवासियों ने सिंधु घाटी के सभ्यता को क्या किया था, गुलाम बनाया था। उन्होंने अपनी भाषा और लिपि का परिचय दिया था। अपनी भाषा जो उनकी थी और उनकी जो लिपि थी उनको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक पहुंचाया था और उन्हें अपना उपनिवेश यानी कि गुलाम बनाया था। ऐसा कई साक्ष्य मिले हैं और ऐसा इतिहासकारों का मानना भी है। लेकिन हम सुमेरवासियों के चेहरे की विशेषताओं के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सुमेरवासी थे उनके जो कंकाल मिले हैं, जो चेहरे की विशेषता है, उनके आधार पर हम ये कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने उपनिवेश बनाया था, गुलाम बनाया था या नहीं बनाया था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पावासी जो थे वो द्रविड़ थे। मिट्टी के बर्तन, मोतियों और हार के बीच समानताएं, मिट्टी के बर्तन, मोती और हार के बीच समानताएं, जो समानता यहाँ के बर्तनों में, यहाँ के हार में, यहाँ के मोतियों में मिले हैं, ऐसी समानताएं हड़प्पावासी में भी मिले हैं। दक्षिण भारतीय मिट्टी के बर्तन से निशान और सिंधु की लिपि की ओर इशारा करती है। जो दक्षिण भारतीय के निवासी थे, वहाँ के मिट्टी के बर्तन और निशान सिंधु घाटी की लिपि की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि वे उसी से संबंधित हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल द्रविड़ मूल की ओर इशारा करते हैं। और ऐसा ठोस रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि द्रविड़ जो थे वो मूल की ओर से इशारा करते हैं, यानी कि वहाँ के मूल निवासी माने जाते होंगे। अब हो सके तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जो द्रविड़ थे क्या वह लेखक नहीं थे? क्या उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा था कि जिससे कि आने वाले पीढ़ी के बारे में, आने वाले जो लोग होंगे उनके ये पता चले कि हमारी सभ्यता कैसी थी? तो वो लेखक नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि वे क्या हो गए, बाद में फैल गए, इधर उधर चले गए। जो ये भारत है हमारा, दक्षिण में थे, लेकिन वे क्या हो गए, कई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर उत्तर भारत में चले आए, पूर्वी भारत में चले गए। दक्षिण में उत्खनन, इस संस्कृति का कोई पता नहीं चला है। जब दक्षिण में इसका उत्खनन हुआ था तो क्या हुआ कि संस्कृति का, द्रविड़ संस्कृति का कोई पता नहीं चला। हड़प्पा लिपि का कोई भी नमूना दक्षिण में नहीं मिला है। हड़प्पा जो लिपि थी उसका कोई भी नमूना जो है, न बर्तन मिले हैं, न वहाँ के कुछ वस्तुएं मिले हैं, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि जो द्रविड़ थे वो हड़प्पाई सभ्यता से संबंधित थे। जहाँ द्रविड़ लोग रहते थे वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला है जिससे ये संबंधित हो सके कि हड़प्पाई लिपि और इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो हड़प्पाई सभ्यता से संबंधित हैं। लेकिन अब जो नए निष्कर्ष हैं वो बताते हैं कि तमिलनाडु में कीजहादी की खुदाई में आईवीसी का विस्तार हो सकती है। लेकिन अब नए निष्कर्ष जो बता रहे हैं हमें, यह क्या बता रहे हैं कि जो तमिलनाडु राज्य है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, और वहाँ पर कीजहादी जो है वो खुदाई के द्वारा आईवीसी का विस्तार बता रहे हैं कि आईवीसी मतलब इंडस वैली सी से सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा प्रमाणित हो रहा है कि तमिलनाडु के जो कीजहादी होती क्या थे, आईवीसी का विस्तार हो सकती हैं। हड़प्पा के कीजहादी दोनों लोग से परिचित थे। हड़प्पा और कीजहादी दोनों लोग से परिचित थे। कीजहादी और हड़प्पा के जो लोग थे वो सभी लोग बैल का प्रयोग जानते थे कि इससे कृषि होती है। और ऐसा हमें क्या मिला है, मूर्ति मिली है। ये क्या है, एक बैल की मूर्ति है। आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक बैल की मूर्ति है, वो प्राचीन समय की है। कीजहादी और आईवीसी के बीच एक और समानता मिट्टी के बर्तनों की शैलियों में पाई जाती है।
अब दो ऐसे प्रमाण हो गए जिससे कि ये साबित होता है कि किराती और आईवीसी जो है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इनके बीच में एक और समानता ये देखने को मिलती है कि यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी जो शैली है वो किजादी में भी एक समान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट यह बताती है कि खुदाई से यह साबित होता है कि इसका निर्माण आईवीसी के अनुरूप था। खोजे गए भवनों में मानक आयामों के साथ किजादी में पक्की ईंटें का उपयोग किया गया था। देखिए, किजादी जो जगह है, ये जो सभ्यता है, वहाँ पर क्या हुआ था, घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कि पक्के मकान बनाए गए थे। साइट में प्रयुक्त ईंटों के आयाम 1:4:6 है। इसी तरह आईवीसी में केवल पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, वे भी 1:2:4 के मानक आयाम के साथ आई थी। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बने थे वो पक्की ईंटों के बने थे, उसी तरह ये जो किजादी है, यहाँ पर भी क्या हुआ था कि पक्की ईंटों के मकान बने थे, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किजादी के लोग द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री भी बाद की आईवीसी अवधि के लोगों की समान थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन लोग थे, वो किजादी लोग के द्वारा क्या हुए थे, उनकी जो सामान थे वो एक समान थी, एक जैसे थे। गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एगेट और कॉलोनियल मोती का भी एक खिचड़ी में पता चला। ये जो मोतिया है वो आईवीसी के लोग भी इस्तेमाल करते थे और किजादी के लोग भी इस्तेमाल करते थे। इस आधुनिक रहस्य उद्घाटन से पता चलता है कि आईवीसी यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में चले गए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो सिंधु नदी के किनारे हुई थी, लेकिन ये सभ्यता इतनी बढ़ती गई कि भारत के कहाँ, भारत के दक्षिण में और पूर्वी हिस्से में भी क्या हो गई, फैल गई, जो क्या हुआ था, इतिहासकार पहले ही खोज चुके थे। फिर से अगला प्रश्न हमारा ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन है, यानी कि जो वहाँ पर लिखी गई थी वो कौन सी लिपि थी, तमिल लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी या अरबी लिपि थी या ज्ञात नहीं। तो ये जो डी ऑप्शन है, ज्ञात नहीं, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जब आप इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक आएगा प्राग ऐतिहासिक काल, एक आएगा ऐतिहासिक काल, एक आएगा आदि ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल में थी, जिसके साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। वो आदि ऐतिहासिक काल में, और ये आदि ऐतिहासिक काल में जिन्हें साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि साक्ष्य मिले नहीं हैं, जब मिले ही नहीं गए तो पढ़े क्या जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है कि इनका जो कोई लिपि नहीं था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी और उनकी जो लिपि थी उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ जो उनका मानना है कि यह लिपि जो है चित्रात्मक लिपि है। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एक हाथी है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये एक बैल है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यानी कि जो इनकी लिपि थी वो चित्र बना करके लिखी हुई थी। जैसे कि छोटे बच्चों को जो किताब आती है पहाड़ों की, उसमें क्या आता है कि एक चित्र होता है, जैसे सेब दे दिया रहेगा और उसके ऊपर लिख दिया रहेगा एप्पल। ठीक है, इस तरह से ही सिंधु घाटी की सभ्यता में इनकी लिपि थी कि चित्र बना करके उसके बारे में क्या करते थे, वर्णन कर देते थे। तो इनकी लिपि क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से माना नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता में आर्यों के, अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आर्यों के रूप में कैसे थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 4 वेद जो है हमारे सनातन धर्म में, कितने वेद हैं, 4 वेद। कौन कौन से, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं के केनन के अंतिम रूप की तारीख बाद में है, लेकिन वैदिक भजनों की रचना कई सदियों पहले की जा चुकी थी। हड़प्पा लोगों का धर्म ऋग्वैदिक संस्कृति के बाद के चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था? ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के झगड़े का उल्लेख है। ऋग्वैदिक जो है वो चारों वेद में सबसे पुराना वेद है और इसमें ये लिखा गया है कि सिंधु घाटी में भी झगड़ा होता था। झगड़ा किस बात को लेकर होता होगा आपके अनुसार, आपके अनुमान तक किस बात को लेकर होता होगा? उस समय तो ज़्यादातर झगड़े होते होंगे अनाज को लेकर के, अपने फसलों को लेकर के, या अपने व्यापार को लेकर के, या कोई अन्य अपने निजी कारण भी हो सकते थे। तो ऋग्वेद में क्या है कि क्या मिला है? सिंधु घाटी में ही झगड़ा होता था। हो सकता है कि कुछ विदेशी तत्व ने वैदिक आर्यों से वैदिक काल के बाद में समय में सिंधु उपनिवेश को हरा और इसलिए गृहाय सूत्र में ने सिंधु स्वरवीर को बाहर रखा गया। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हो सकता हो कोई विदेशी आया हो, कोई विदेशी लोग आए हो, या वैदिक आर्यों से वैदिक काल के बाद के समय में क्या हुआ, सिंधु उपनिवेश यानी सिंधु को गुलाम बना लिया गया हो सिंधु के लोगों को, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। मोहनजोदाड़ो के नागरिकों द्वारा उनके मोहरों द्वारा प्रदर्शित लेखन का ज्ञान, जो कि ऋग्वैदिक युग की तुलना में बाद के चरणों को दर्शाता है जब लेखन ज्ञात नहीं था। जब कोई लिखना नहीं जानता था तब मोहनजोदड़ो के नागरिक क्या करते थे? अपने मोहर पर अपने लेखन का प्रदर्शन करते थे, अपने लेखनी का लिखते थे अपने मोहरों पर, जिससे कि क्या हो सके, ये ज्ञान हो सके कि ये जो मोहरें हैं ये एक विशेष क्षेत्र की हैं और ये जो क्षेत्र है वो मोहनजोदड़ो है। और इसका जो साक्ष्य मिला है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। आर्यों के नस्लीय प्रकार के रूप में यह सुझाव दिया जाता है कि वे संभवतः नॉर्डिक्स, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन का मिश्रण थे। जो आर्य थे वो ऐसा अब उस समय तो कोई देखने गया नहीं है, केवल इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। आप और हम भी क्या कर सकते हैं? केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि ये नॉर्डिक्स या भूमध्य सागरीय और अल्पाइन क्षेत्र जो पड़ता है उनके मिश्रण है, वहाँ से ये आर्य आए हुए थे। ये एशिया में 5 देश पड़ते हैं जिनको मध्य एशियाई देश कहा जाता है। वो कौन से देश हैं? वो देश हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान तो हो गया, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये मध्य एशियाई देशों में 5 देश ऐसे हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहाँ से जो आर्य आए हुए थे, आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशियाई देशों से आए हुए थे। वैदिक लोग पत्थर की मुट्ठी, दीवारें वाले शहरों, पत्थर के घरों और ईंटों की दीवारों के अनभिज्ञ थे। जो वैदिक काल के लोग थे वो अपने घर को मजबूत और एक कह सकते हैं कि एक सही संरचना देना नहीं जानते थे। वे अपने घरों को कैसे बनाए हुए थे? घास फूस से या बड़े बड़े जो झाड़ियाँ हैं उनसे बनाए हुए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ईंटों से घर बनते हैं। वो इनसे क्या थे? अनभिज्ञ थे, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। ऋग्वेद में शुद्ध की व्याख्या गढ़ वाले शहरों के रूप में की गई थी। वैदिक आर्य इनके लेखन नहीं हो सकते। वैदिक आर्य जो थे ऐसा कहा जाता है कि लेखक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वैदिक आर्य आंशिक रूप से पशुचारण, आंशिक रूप से कृषि लोग थे जिन्हें शहर के जीवन की सुविधाओं का कोई ज्ञान नहीं था, जिनके घर बांस की संरचना मात्र थे। जबकि मोहनजोदड़ो में घरेलू और नागरिक वास्तुकला काफ़ी अलग कहानी कहती है। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि वैदिक आर्य के जो लोग थे वो क्या करते थे? पशुचारण करते थे, यानी कि केवल अपने ज़्यादा उनका उद्देश्य नहीं था। वो इतना पढ़कर आपको तो ये पता चल गया होगा कि वो क्या थे? पशुचारण करते थे, अपने पशुओं को केवल चराते थे।
और आंशिक रूप से कृषि लोग थे, यानी कि पूरे लोग कृषि नहीं करते थे। वहाँ पर कुछ मुख्य लोग कह सकते हैं, या फिर कोई कोई ही 10 में से 1 लोग 2 लोग वही केवल कृषि करते थे, जिन्हें शहर की सुविधाओं का कोई ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानते थे कि शहर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, वहाँ पे अच्छा रहन सहन है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक क्या हो सकता था, कमाई हो सकती है, या फिर जो भी शहर की सुविधा है उनसे वो क्या थे, अनभिज्ञ थे, उनको ज्ञान नहीं था। और जिनके घर बांस से बने होते थे, ये आर्यों के घर किससे बने होते थे, अभी आपको ऊपर बताया कि बांस से, खरपतवार से या झाड़ियों से बने होते थे। जबकि मोहनजोदड़ो के घर कैसे थे, उनकी एक अलग ही वास्तुकला थी। वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, और विकसित उनकी जो थी घर बनाने की जो कला थी वो विकसित थी। वो कह सकते हैं कि एक उम्दा किस्म की घर बनाते थे और बड़े ही सुरक्षित ढंग से रहते थे। जो उनकी क्या थी, अलग कहानी कहती है। आर्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु में सोना, सीसा, तांबा, कांस्य और लोहे थे। आर्य किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे, तो वे सोना, सीसा, तांबा और कांस्य, यानी कि कांस्य और लोहे का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। ये एक विशेष बात है, आप इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता विकसित तो थी, एक अच्छी सभ्यता, सुसंपन्न सभ्यता तो थी, लेकिन उस समय उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, उन्होंने लोहा नहीं खोज पाया था। लेकिन आर्य का काल आते आते उन्होंने ये जो महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण धातुएं हैं, उनको खोज निकाला था, और उनसे अपने हथियार बनाते थे, अपने काम की चीज़ें बनाते थे। सोना आभूषण बनाते थे, शीशा से अपनी वस्तुएं बनाते थे जो प्रदर्शनी हेतु हो सकती थी, जैसे कोई बर्तन बना दिया, या कोई जैसे महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज़ें बनाते थे। इन तरह से जो आर्य थे ये सभी धातुओं का प्रयोग जानते थे। आर्य एक हेलमेट और रक्षात्मक सुरक्षा कवच पहनते थे जो हड़प्पा के लिए अज्ञात था। आर्य जो थे वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सचेत रहते थे। वो क्या करते थे, हेलमेट पहनते थे। जैसे आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, एक अपने सर पे पहन लेते हैं, हेलमेट के आकार का होता है, और एक पूरे पेट पर, बाजुओं पर भी बांध लेते हैं। लोहे का एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षा कवच होता है। जो हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे, वो इस बात से अज्ञात थे। वैदिक आर्य वो मांस खाते थे, ठीक है, लेकिन वो जो हड़प्पा के निवासी थे, हड़प्पा के लोग, वो भोजन का एक सामान्य ज्ञान था। वो केवल शाकाहारी भोजन कह सकते हैं वो खाते थे। लेकिन ये जो वैदिक आर्य थे ये मांस खाते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग को घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के जो लोग हैं वो घोड़ों के बारे में नहीं जानते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा प्रश्न आए कि घोड़े का जो वास्तविक ज्ञान है या फिर घोड़े का प्रचलन निम्न में से किनके द्वारा हुआ, तो ऑप्शन दिया रहेगा आर्य। तो आपको आर्य पर ही टिक करके बताना है, इसका सही उत्तर होगा कि आर्यों के द्वारा ही आज हमें घोड़ों के बारे में पता चला है कि घोड़े किस हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इस बारे में हमें आर्यों से ही पता चला है। लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे वो इस बात से नहीं जानते थे कि घोड़े का प्रयोग किस प्रकार होता था, जबकि वेदों में बाघ का कोई उल्लेख नहीं है। बाघ जानवर जो है बहुत खतरनाक होता है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में या फिर कई वेदों में नहीं है। और हाथी के बारे में भी कम जानकारी थी। जानते थे कुछ लोग ही जानते होंगे, लेकिन सभी लोग नहीं जानते थे। वैदिक आर्यों की गाय की आस्था थी, जबकि हड़प्पा के लोग बैल की पूजा करते थे। एकदम यहाँ पर क्या होते थे, बदलाव जो है देखने को मिलता है कि वैदिक आर्य जो थे वो आर्य लोग वो केवल गाय की पूजा करते थे, या यूँ कहे तो उनके लिए गाय जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज़ भी कह सकते हैं। लेकिन
हड़प्पा के जो लोग थे उनके लिए बैल जो है मूल्यवान चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ थी। वैदिक आर्य लोग क्या मानते थे? वैदिक आर्य के लोग मानते थे कि जिनके पास अधिक गायें होंगी उनका क्या होगा, वही राजा बनेगा या उन्हीं का अधिकार रहेगा। लेकिन हड़प्पा के लोग बैल अधिक महत्वपूर्ण मानते थे कि बैल रहेंगे तो कृषि होगी, अच्छी कृषि होगी तो हमें अनाज उत्पन्न होगा अधिक, और अधिक अनाज जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा, व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो हमें अच्छी से अच्छी रेवेन्यू प्राप्त होगी, इनकम होगी, आय होगा, और हमारा क्या होगा, विकास होगा और शहरीकरण होगा, शहर में हमारा घर बनेगा। यानी भौतिक सुखों से ये लोग बहुत ही परिचित थे। इस आर्य समाज में एक विशेषता तो ये है कि ये अमूर्तवादी थे, यानी कि ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। वैदिक धर्म की सामान्य विशेषता ये है कि ये लोग क्या करते थे, मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हर जगह प्रतीकवाद का प्रमाण मिला है। हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में क्या प्रतीक बना करके या मूर्ति बना करके या फिर कह सकते हैं कि गुफाओं में चित्र खोद करके उनकी पूजा करते थे। ऐसा क्या मिला है, हमें प्रमाण मिला है, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि वैदिक धर्म अमूर्तिवादी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लोग प्रतीकवाद की पूजा करते थे, या ऐसा उनका विश्वास था। देवी और शिव के पंथ का वैदिक रीति रिवाजों में कोई उत्थान नहीं था। वैदिक काल में क्या था, वैदिक लोगों में, कि वो देवी और शिव शंकर भगवान की उनका रीति रिवाज नहीं था और पूजा नहीं होती थी। लेकिन हड़प्पा में ये लोग क्या थे, सर्वप्रथम मानते थे ईश्वर को। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पशुपतिनाथ, नाम तो सुना ही होगा, पशुपतिनाथ ये भगवान शिव का ही नाम है। यानी कि भगवान शिव के प्रथम जो प्रतीक हैं, प्रथम अवतार कह सकते हैं, तो वो पशुपतिनाथ हैं। वो इस समय ये लोग मानते थे कि जब इनके जानवर बीमार पड़ते थे, मरते थे, तो ये लोग मानते थे कि ये एक दैवीय शक्ति है और किसी देवती या देवता की पूजा करने से इनके जो जानवर हैं वो ठीक हो जाएंगे। और होता भी होगा, क्या पता कि पूजा करने से वो ठीक हो जाते हों। तो इसलिए वो जो भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करते थे और उन्हें पशुपतिनाथ कहा गया, क्योंकि वो पशुओं के मालिक हो जाते थे और उनकी क्या करते थे, ठीक कर दिया करते थे। आपने एक फ़ोटो देखा ही होगा कि जैसे एक आदमी होता है, उसके ऊपर सिंग होते हैं, ऐसे सिंग होता है, उन्हीं को पशुपतिनाथ कहा गया। ठीक है। भारत में आर्यों का प्रवेश 1500 ईसा पूर्व के बाद हुआ, जब हड़प्पा संस्कृति गायब हो गई। जब हड़प्पा संस्कृति क्या हो गई, ये गायब हो गई, नष्ट हो गई, तब जो आर्य थे वो 1500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर हम अपने पास से तैयार करके दे रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? इस उत्तर है इसका, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इन्हें सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। यह लिपि सिंधु सभ्यता के समय 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक परिपक्व रूप धारण कर चुकी थी।